अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 91 पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, एक बात तो बताएं मुझे, क्या है ये करंट रेशियो? क्या फॉर्मूला होता है इसका? अच्छा, जो कल आपने कहा था कि इसको जो कमिट करने में मतलब हमारे पास 1 रुपए के विजिट थे इतने ऐसे थे, तो आज आपने तो किसी और तरफ कमिट किया होगा तो उस तरह तो नहीं था जैसे आज पर्सन रुपये की तरफ कमिट करना लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर, वो तो किसी और तरह किया आपने। हम रेशियो तो निकाली लेकिन उस तरह कमिट तो आपने नहीं की। वो मैंने बेस बनाई थी, फिर मैंने लंबी कहानी की बजाय छोटी कहानी लिखी। मैंने कहा था करंट रेशियो क्या है, टू पे ₹1 करंट लाइबिलिटी वी हैव इतने रुपए ऑफ करंट एसेट्स अवेलेबल। अब जब मैंने कमेंटिंग की तो 3 नंबर के लिए करनी थी, तो मैंने वो बात जो आगे की थी, मैंने कहा था आइडियल रेशियो 2:1 है और एक्सेसिव हो तो उसका मतलब ये होता है कि वैसे भी मैं प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहा हूँ, ठीक है ना। एक चीज़ है बुनियाद और एक है उसकी फिर आगे जो है वो यूजेज। और वैसे भी बुनियादी तौर पर रेशो के लिए सिखाई जाती है, लेकिन जब इंटरप्रिटेशन करनी हो तो अब सारी रेशोज़ आपके सामने हैं, तो आप एक दो को भी इंटरलिंक कर सकते हैं। तो यही तो आपने सीखना है भाई, ठीक है। बहरहाल उसमें मैंने कोई नई बात नहीं की थी, पढ़ाई हुई बात में से ही कुछ किया था और कम करके लिखा था। तो यही आपने सीखना है मेरे दोस्त। इसीलिए मैंने कहा है कि रेशोज़ ख़त्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई हैं, और रोज़ एक सवाल आप लिख कर लाएंगे तो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो जिस तरह से मैं लिखवा रहा हूँ, अगर उसका आधा भी आप भी लिख रहे हैं तो मोर देन इनफ है, ठीक है। मैंने तो पहले उस तरह लिखा हो जिस तरह आपने कहा है तो वो भी तो सही बेटा है। वो भी सही है, बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, कसम से। मैं पढ़ा लूँ अब। करंट रेशो, कोई करंट रेशो ज्यूम कर लें। करंट एसिट्स 150 हैं और करंट लायबिलिटी 50 है। ज़रा राउंड राउंड रखते हैं, 200 और 100। जी बताएं जी, क्या है आंसर रेशो का? क्या आंसर है जी? 200 2:1, ऐसा ही है, यानी कि 2 टाइम्स मैं कह सकता हूँ 2 गुना, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब मेरा सवाल है आपसे, बगैर कैलकुलेटर यूज़ किए बताना है मुझे, अगर मैं न्यूमरेटर को 50 रुपये से बढ़ा दूँ और डिनोमिनेटर को वहीं रखूँ जहाँ पे है, तो रेशो के आंसर पे क्या असर पड़ेगा? रेशो बढ़ेगी। ये आपको किसने बताया? ये मैथमेटिक्स ने आपको सिखाया हुआ है बचपन से कि अगर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर में इंक्रीज आए तो वो फ्रैक्शन का आंसर बढ़ जाता है। चलो आजमा लेते हैं। अगर ये 250 कर दें और इसको 100 ही रखें तो आंसर क्या आता है? 2.5 टाइम्स। अच्छा, और अगर मैं ये आपसे कहूँ कि न्यूमरेटर में 100 रुपये का 50 ही कर लें, 50 रुपये का डिक्रीज़ आ गया है, तो बगैर कैलकुलेटर यूज़ किए मुझे बताएं कि रेशो पर क्या असर पड़ेगा? रेशो, ये किसने बताया आपको? ये भी सिंपल मैथ ने आपको बचपन में सिखाया हुआ है कि फ्रैक्शन के, जिनको नहीं मैथ ने सिखाया, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मैथ नहीं पढ़ी, उन्हीं के लिए तो ये काम कर रहा हूँ, वरना तो क्या ज़रूरत थी ये बताने की, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा स्टेप आप उठाते, पहले 1 मिनट, अगर न्यूमरेटर में चेंज आए, यानी न्यूमरेटर क्या हो? कम हो, जैसे 150 हो जाए, ठीक है। अगर न्यूमरेटर कम हो जाए तो रेशो पे क्या असर पड़ेगा? रेशो भी कम हो जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ प्रूव किया। कोई एक रेशो उठानी थी, मैंने ये उठा ली, 1.5 टाइम्स, 1.5:1, ठीक है जी। तो उसूल क्या बना हमारा कि अगर अगर न्यूमरेटर में, कहाँ लिखूँ उसूल? पहला उसूल, अगर न्यूमरेटर में इंक्रीज आए तो जो रिजल्टेंट रेशो है, रिजल्टेंट कोई भी रेशो, ये कोई भी रेशो हो सकती थी, किसी भी रेशो का, जितनी रेशो आपने पढ़ी उनमें से किसी भी रेशो के अंदर अगर उसका न्यूमरेटर बढ़ेगा तो वो रेशो बढ़ेगी, और अगर डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर कम होगा, तो बाद में जाते हैं, न्यूमरेटर कम होगा तो रेशो भी कम होगी। आजमा के देख लिया, एक में सब पे ही ऐसे होने। तो उसूल क्या बना? अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो
रिजल्टेंट रेशो का मतलब क्या है, जो उस रेशो का आंसर है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और अगर न्यूमरेटर कम हो, अगर न्यूमरेटर कम हो तो रिजल्टेंट रेशो यानी जो आंसर होगा उस रेशो का, कोई ऐसा काम आप करते हैं जिससे न्यूमरेटर कम हो जाए तो उससे जो आंसर है उस रेशो का वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी, ये रूल 1 हो गया। और इसको आजमाने के लिए हमने ये कर लिया यहाँ पे कॉपी और पेस्ट, और वो नहीं हुआ, हमने हो गया और फिर ख़त्म हो गया, और फिर क्या, फिर करें और फिर ले आएं। ठीक है जी, ये मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया बेटा। ठीक है, ये रूल है और आगे इसकी क्या है जी, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सिर्फ आपको मैंने प्रूव करने के लिए लिख दी, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी एज सच। ठीक है, आपको वैसे ही पता लग रहा था। ओके डन। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। ये एक तरह का सवाल है बेटा जो वो कर रहा है आई कैप, तारीख में 2 बार ये आ चुका है। 3-4 साल पहले शायद एक बार आया था और एक बार पिछली से पिछली बार आ गया। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार इस दफ़ा आ जाए, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना। एक मैंने कहा था कैलकुलेशन करवा के, सिर्फ कैलकुलेशन करवाए, ये ज़रा कम बात है। वो जो मैंने कमर और वो एक स्काई, इस तरह के 2 सवाल थे ना जो मैंने कहे हैं कि मैं खुद पढ़ाऊंगा जिसमें स्टेप्स हैं। इस तरह के एक सवाल करता है कि आपसे रेशोज़ कैलकुलेट करवाए और उस पर कमेंट करवा ले, यानी कि इंटरप्रिटेशन, जिसमें आप उस तरह से लिखें जैसे अकेला अकेला लिखा था, या थोड़ी प्रैक्टिस जब हो जाए तो 2-3 को इकट्ठा करके लिखना भी सीख लें। बेस बनी हुई है, अगर नहीं आपकी एक्सप्रेशन उस लेवल तक पहुंचता तो फिर इंडिविजुअल तो आपको लिखना आता ही है, पासिंग मार्क्स आपको दे जाएगी वो इंटरप्रिटेशन भी, लेकिन असल तो यही है जिसकी प्रैक्टिस शुरू की है। अगर एक रेशियो की बात दूसरे में रिजेंबल हो रही है वहाँ पे लिख दे, एक रेशो दूसरे को इफेक्ट कर में इसको लिख दो, इफेक्ट कर रही है तो रिजेंबल हो रही है क्या मतलब। अच्छा, एक बात तो ये हो गई कि हमसे वो मांग लेगा इंटरप्रिटेशन कैलकुलेशन के साथ। दूसरा, वो कैलकुलेशन करवा कर रीजंस ऑफ वेरिएशन मांगता है, हाई या लो की, वो भी तैयार हुआ हुआ हमारा। ठीक है, तीसरा ये है जिस तरफ अब लेके जा रहा हूँ, वो कह देगा जी कि कंपनी ने सोचा है कि वो ये स्टेप्स उठाएंगे, ज़रा बताओ इन स्टेप्स का फलां फलां रेशो में क्या असर पड़ता है। अब वो या तो आप डाटा अज्यूम करें बैठ के, जो कि बड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी हो तो जाता ही है, और एक शॉर्टकट ये है कि इन रूल्स को याद रखते हुए आप डायरेक्टली कर लें। जहाँ इजी लगे इन रूल्स को याद रखते हुए डायरेक्ट लगाएं, जहाँ फंस जाएं वहाँ डाटा अज्यूम कर लें। जैसे मैंने ये डाटा अज्यूम किया ना, ठीक है, तो इस तरह के डाटा आप भी परिचय में अज्यूम करेंगे। सवाल कैसे आएगा वो तो बाद में बताता हूँ, फिलहाल तो मैंने आपको ये बताया कि अगर वो ऐसी कोई चीज़, कोई ऐसा स्टेप लिखे, मिसाल के तौर पे वो ये कहता है कि जी हमने अपने डेटर्स को पेमेंट, डेटर से हमने पैसे ले लिए मिसाल के तौर पे, तो करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, इस तरह की कोई बात करेगा ना। ठीक है, वो फिर हमने सोचना है कि न्यूमरेटर में कोई चेंज है, डिनोमिनेटर में है, दोनों में है, ये सब देखते हैं। फिलहाल तो मैंने सिर्फ वो सिचुएशन बताई कि किसी भी स्टेप के बाद आपके सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज आ रहा है, और वो चेंज क्या है, आपका न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो वो रिजल्टेंट रेशो बढ़ेगी, और अगर आपका न्यूमरेटर कम हो रहा है तो रिजल्टेंट रेशो कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि न्यूमरेटर को सेम रख लो और चेंज करके देखो डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो बगैर कैलकुलेटर यूज किए बताओ रेशो कम होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर ने डिवाइड होना था, रेशो का आंसर जो आना था, तो डिवाइड होने वाली फिगर जो बढ़ गई तो रेशो का आंसर, रिजल्टेंट रेशो का आंसर, जरा क्या आंसर आता है बताओ, 1.3 टाइम्स हो गया। और अगर ये मैंने क्या किया, मैंने 100 से इसको बढ़ाकर 150 किया, ठीक है, और अगर मैं इसको 100 से बढ़ाकर लेट से कम कर लें, -50 कर दें, तो बगैर सोचे बताएं, मतलब बगैर सोचे, बगैर कैलकुलेशन, सोच ज़रूर लेना प्लीज़ सॉरी जी, तो बगैर कैलकुलेटर यूज़ किए ज़रा बताएं कि अगर डिनोमिनेटर में डिक्रीज आ जाए, अगर डिनोमिनेटर में
डिनोमिनेटर हमारा वो दोस्त भी नहीं आया जिसको हमने बताना था कि नीचे वाले को कहते हैं। अगर डिनोमिनेटर में डिक्रीज आए तो डिवाइड होने वाली फिगर छोटी हो जाए तो इसका मतलब रिजल्टेंट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैथमेटिक्स के सिंपल उसूल हैं, आई के अपने अपनी किताब में लिख कर बता दिए, क्योंकि सवाल भी पूछता है ना वो। और इसकी हेडिंग है, बता दूंगा जब पढ़ाएंगे, ठीक है ना, पढ़ेंगे तो फिलहाल रूल्स तो पढ़ लें। तो भाई रूल 2 क्या बन गया हमारा कि डिनोमिनेटर के बारे में अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज आए, ठीक है जी, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर की अब बात करें तो अभी दोनों को इकट्ठा भी देखते हैं। डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो रिजल्टेंट रेशो कम हो जाएगी, और इसी तरह से अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो रिजल्टेंट रेशो बढ़ जाएगी। इसमें कोई मसला है तो बताएं। कोई भी रेशो हो सकती है, मैंने अब एक पकड़ ली रेशो, अब मैं तो उसकी जान नहीं छोड़ूंगा, ठीक है जी, मैं तो इसको घर पहुंचा के आऊंगा। है मूड, है मूड भाई, कोई नहीं मूड, उसका कॉपी होने का मूड नहीं है मूड, यस, इज है। लो जी, ये साथ में एग्जाम्पल भी आ गई। चलो जी, अब भी ना देखो, सिर्फ न्यूमिनेटर को छेड़ रहे हैं, डिनोमिनेटर को छेड़ रहे हैं, और कुछ चेंजेस ऐसी भी तो होती हैं जिनमें दोनों छिड़ जाएं। क्या ख्याल है, जैसे मैं कहूँ कि जी हमने अपना क्रेडिटर पे किया है और उसके लिए हमने अपना कैश यूज़ कर लिया है। क्या बोला मैंने, क्रेडिटर को पे करने के लिए हमने कैश अपना जो पड़ा था वो यूज़ कर लिया। अब कैश क्या है, एक एसेट, अगर पे करेंगे क्रेडिटर को तो एसेट तो कम हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम लायबिलिटी भी कम होगी। मैंने वो एग्जांपल पकड़ी जो इसी रेशो के ऊपर आए, ताकि मैं यहीं पर ही इसको भी फिट कर लूँ ना। अब एक बार ही बंदा लिखता है, बार बार थोड़ी लिखता है, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है जी, रूल आपके लिए, ठीक है, और ये क्या है जी, उसकी एग्जाम्पल। ये तो एक एग्जाम्पल है। अब जिस रेशो के बारे में वो कहेगा हम ऐसे ही सोच लेंगे, ज़बानी कलामी समझ आ जाए और समझ आए तो ऐसे ही जैसे मैंने डाटा ज्यूम किया, आप भी कोई डाटा ज्यूम कर लो, कोई एक डाटा ज्यूम करके उसको चेंज करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन कोशिश यही करनी है कि इस तक तब जाएं जब फंस जाएं टाइम, ठीक है। अच्छा लो जी, अब मामला क्या है, मामला अब गंभीर होने लगा है। गौतम गंभीर नहीं, मैं आज भी पाकिस्तान हार गया, पता नहीं एक आउट रहता था, हार गया। चलो खैर मुबारक, खैर मुबारक, वो नहीं, आदत होगी सन। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे हमारी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की अमाउंट ही सेम है, और मैं ये कहता हूँ कि हमारा न्यूमरेटर भी 50 से बढ़ा और डिनोमिनेटर भी 50 से बढ़ा। ये कितना था जी, 2 टाइम्स, ये 1 टाइम बनता है, तो यहाँ पर 250 हो गया और 250 हो गया, तो ये कितना ही रहा। यानी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो सेम अमाउंट का इंक्रीज होना रेशो को चेंज नहीं करेगा। अच्छा डिक्रीज कर लेते हैं, रेशो में कोई चेंज, 1 टाइम 1 टाइम, इसका मतलब यहाँ पे तो गेम में मसला कोई नहीं है। मसला कहाँ पे आएगा, वापस चलते हैं उधर ही जिधर हम थे, 200/100। पहले मैंने बता दिया वो मसला कोई नहीं होना, ठीक है ना। मसला कहाँ होना है, सवाल में लिखा हुआ आया कि वी पेड आर क्रेडिटर्स यूजिंग कैश, वी पेड आर क्रेडिटर्स ऑफ ₹50 यूजिंग कैश या बैंक। जी बेटा, वो बाद में करते हैं, पहले सेम को तो समझ लें, हैं जी। अभी तो मैंने सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करवाया था, उसमें तो एक ही चीज़ चेंज हो रही है ना, उसमें तो मसला नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों तरफ चेंज आए और चेंज सेम अमाउंट से हो, मसला इसमें है, क्योंकि चेंज डिफरेंट अमाउंट से हो तो मसला ही कोई नहीं है। दोनों में से देख लो जिस तरफ ज़्यादा है, फिर वही वाला रूल लग जाएगा। मैं मिसाल के तौर पर पहले यही करा देता हूँ, ठीक है। चलो पहले यही बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं जी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज डिफरेंट अमाउंट से आया है,
सेम तो मैं अभी करने लगा था, फिलहाल डिफरेंट करते हैं, ठीक है ना। न्यूमरेटर में इंक्रीज आया 100 रुपये का और डिनोमिनेटर में इंक्रीज आया 50 रुपये का, अमाउंट डिफरेंट हो गई। अब क्या करें, ये तो दोनों तरफ है, तो इन दोनों में से देखो ना नेट करके क्या बन रहा है। नेट में 50 से न्यूमरेटर इंक्रीज है ना, तो यही रूल 1 में आ जाएगा, ये रूल 1 में आ जाएगा। अच्छा चेंज कर लें कोई और, न्यूमरेटर 100 से बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर 150 से बढ़ रहा है। अब नेट करके देखो तो नेट में डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ये रूल 2 में आ जाएगा, ठीक है। उलट करके देख लो, जो मर्जी कर लो, अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो डिफरेंट अमाउंट्स हैं तो फिर भी मसला कोई नहीं। डिफरेंट अमाउंट में एक ने ज्यादा होना है, एक ने कम होना है, तो जो ज्यादा वाली है वो उस रूल में गिर जाएगी। अगर न्यूमरेटर ज्यादा है तो न्यूमरेटर वाले रूल में गिर जाएगा, डिनोमिनेटर ज्यादा है तो डिनोमिनेटर वाले रूल में। इसका मतलब रूल ये दो ही हैं। अगर सिर्फ न्यूमरेटर बदले, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर बदले, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बदलें एट अ टाइम, लेकिन डिफरेंट अमाउंट से बदलें, रूल दो ही हैं। फिर तीसरा तो अब पढ़ाना है, वो सबसे टेक्निकल वही है, उसमें मसला आना है। लेकिन पहले इस मसले को तो खत्म करो। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आती है सबको? अगर सिर्फ न्यूमरेटर बदले रूल 1, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर बदले रूल 2, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट अमाउंट से बदलें, तो डिफरेंट का मतलब यही है ना, कोई एक ज्यादा होगा दूसरा कम, तो जो ज्यादा हो वही वाला रूल लगा लो। अगर जैसे मैंने कहा न्यूमरेटर 100 से बदला, डिनोमिनेटर 50 से बदला, तो ज्यादा कौन सा बदला, तो फिर न्यूमरेटर के ही असर होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर सिर्फ न्यूमरेटर बदले, सिर्फ डिनोमिनेटर बदले, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एट अ टाइम बदले लेकिन डिफरेंट अमाउंट से बदलें, तब भी ये दो रूल्स ही हैं। यहां तक कोई मसला नहीं है तो फिर आगे चलूंगा मैं जी। ये जो आपने ऊपर कहा है कि 100 प्लस कर दें और नीचे 50 प्लस कर दें, 100 प्लस करें और नीचे 50 प्लस करें, मैं बगैर देखे कह रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। अभी ये क्या है, 2 टाइम्स है। अब न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब रेशो बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं जी बगैर कैलकुलेटर यूज किए मैं कह रहा हूं कि ये इंक्रीज होनी है। अब चेक करते हैं, नहीं सेम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सेम अमाउंट तो मैंने रखी नहीं ना अभी डिफरेंट अमाउंट पे चल रहा हूं भाई। सेम अमाउंट का तीसरा रूल है, मैंने अभी नहीं पढ़ाया, अल्लाह की कसम नहीं पढ़ाया अभी डिफरेंट अमाउंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। बताओ जी 300 और यहां पे आंसर बताओ क्यों ये गलत हुआ है, कुछ हुआ है। 100 से न्यूमरेटर बढ़ा, 100 से न्यूमरेटर बढ़ा और 50 से डिनोमिनेटर बढ़ा, तो नेट में क्या ज्यादा बढ़ा, तो फिर इसका उसूल तो यही लगना चाहिए था, इक्वल रेशो में बढ़ा है। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको 70 कर लेते हैं, रूल तो पक्का करें एक बार। हाँ जी, अब क्या होगा, अब चेक कर लें 170। उसकी वही टेक्निकलिटी में भी जाना नहीं है कि इक्विवेलेंट से बढ़ा, अभी नहीं, अभी सिंपल वाला रूल याद करना है, ठीक है जी। ये तो कम हो गया, ये क्या चक्कर हो रहा है, ओ माय गॉड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज आए तो गड़बड़ है, इकट्ठी चेंज आए तो। अब इसको सीखने का मामला शुरू करते हैं, ठीक है। नंबर 1, ये एग्जांपल मैंने लिखी थी, अब 1 बाय 1 देखते चले जाएं। 1 बाय 1 देखते चले जाना है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, हमने अपने क्रेडिटर को पे किया 50 से रुपए, पे किए कैश से, मतलब हमारे एसेट्स में से 50 रुपए कम होने हैं और हमारी लायबिलिटी में से भी 50 रुपए कम होने हैं। अब आपका जहन क्या कहता है, जहन क्या कहता है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चेंज आया है, डिफरेंट और आसान हो जाएगा, लेकिन पहले ये वाला मसला हल होगा तब ना, ठीक है ना। अच्छा, अब अमाउंट सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो दिल क्या कहता है, यही लगता है ना। जब किसी ने आपको कहा कि आपने अपने क्रेडिटर को पे किया है कैश से, तो फौरन ज़हन में आता है, और उसने कहा करंट रेशियो पे क्या असर पड़ेगा, आपने कहा जी करंट रेशियो में तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होती है, तो ये कैश कम हुआ 50 से और उधर। अब आपने कहा इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं होता, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं बनता, लेकिन मसला क्या आया, मसला यह है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में डिफरेंट है। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं और सेम अमाउंट से चेंज आया है, देखो डिफरेंट के लिए तो सुकून से हमने ना उसको इंक्रीमेंटल उसके हिसाब से देख लेना है, वो किसी ना किसी 1 और 2 में हम डाल लेंगे खुद ही, ठीक है ना। वो 1 और 2 में कैसे डालेंगे वो बात की बात करता हूं, लेकिन मसला किस में आता है सबसे पहले, या सिर्फ न्यूमरेटर या सिर्फ डिनोमिनेटर या दोनों विद सेम अमाउंट, ठीक है। डिफरेंट अमाउंट हो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। अब
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से चेंज हो रहे हैं, अब दिल में क्या आ रहा है, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है ना। लेकिन अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि डिनोमिनेटर बढ़े, रेशो कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, पता नहीं रूल बनाते हैं 150 और इधर 50, आंसर क्या हुआ, क्या मतलब रेशो बढ़ी है, मतलब कि रूल इस तरफ को गया है, यानी कमजोर की तरफ। अल्फाज याद रखने हैं, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम अमाउंट से चेंज आए तो कमजोर की तरफ असर जाएगा। अगर कमजोर डिनोमिनेटर है तो उस रूल के हिसाब से सोचो, भूल जाओ कि न्यूमरेटर में भी चेंज है। और अब देखो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कम, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कम, तो रेशो भी क्या होगी, कम। आजमा लिया। इसको ज़रा दोबारा आजमाते हैं चेंज करके। ओ हाँ, सॉरी, डिनोमिनेटर कम होने से रेशो बढ़ती है ना, वो रूल तो पहला ही है। अच्छा सुनो, अब सुनो, इसको करते हैं 200, 300 कर लो, और इसको कर लेते हैं 200 ही रहने दो। हाँ भाई, अब मुझे बताओ ओरिजिनल रेशो कितनी है, ओरिजिनल रेशो कितनी है, 0.6। अब वही सेम रूल है, क्या, ऊपर वाली फिगर, 50 रुपये क्रेडिटर से पे किए, अगर पे किए तो क्रेडिटर को पे किए तो 50 रुपये कैश से कम हुए 150, और 50 रुपये लाइबिलिटीज में से भी कम हुए 250। अब एक मिनट, आगे नहीं, वो ज़रा और बताओ, 0.67, और यहाँ पे वो छोड़ो, अभी नहीं बताना, अगली बात, सेम अमाउंट है, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ना, ज़रा फ़र्क ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ 100 रुपये, क्या ख्याल है, ज़रा फ़र्क बड़ा करते हैं, ठीक है जी। 100 रुपये यहाँ से निकल गए, यहाँ क्या बच गया, और 100 यहाँ से निकल गया, ज़रा फ़र्क दूर से नजर आए, कितना बच गया। अच्छा, अब दिल में क्या आ रही है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अमाउंट ही सेम से फ़र्क पड़ा है तो इसका मतलब रेशो पे तो कोई असर नहीं होना चाहिए। लेकिन मुसीबत क्या है, पहले से फ्रैक्शन में ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फ़र्क है। अब मैंने क्या अल्फाज बोले थे, अगर सेम अमाउंट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज आए तो कमज़ोर को पकड़ो। किसको पकड़ो, अभी पिछले एग्जाम्पल के अंदर क्या था, पिछली एग्जाम्पल में क्या था, डिनोमिनेटर कमजोर था तो हमने कहा न्यूमरेटर को छोड़ो, सिर्फ डिनोमिनेटर पे सोच लो, और काम हो गया था हमारा। अब कमजोर क्या है, न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर कमजोर है तो छोड़ो डिनोमिनेटर को, रूल किसके हिसाब से करो। अब रूल क्या है, न्यूमरेटर में कमी है, न्यूमरेटर में कमी होगी तो रेशो में भी कमी होगी। अब चेक करें, ओ माय गॉड, ये तो सही आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब तीसरा रूल क्या बना, तीसरा रूल ये बना कि इफ चेंज इज विद सेम अमाउंट, डिफरेंट अमाउंट से हो फिर तो मसला ही कोई नहीं है ना, फिर डिफरेंशियल नहीं लेना, जिस तरफ ज्यादा चेंज है बस वही रूल है आपका, ठीक है ना। चलें, इफ चेंज इज विद सेम अमाउंट देन, अब किताब में जो अंग्रेजी लिखी हुई है ना, उन्होंने ये लिखा हुआ है इट विल इफेक्ट द लोअर साइड ऑफ फ्रैक्शन मोर। क्या लिखा हुआ है, तो मैं जरा उसको आपको याद रह जाए इसलिए इस तरह से लिख रहा हूं, देन कमजोर विल टेक द इफेक्ट मोर, देन कमजोर विल टेक द इफेक्ट मोर। और किताब में इसको कैसे लिखा हुआ है, आके अपने, इफ चेंज इज सेम इज इफ चेंज इन न्यूमरेटर एंड, ये पूरा लिख दूं, इफ चेंज इज, या काफी समझ आ रही है, इफ चेंज इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बहुत लिख ही देता हूं, नीचे आना भाई जरा, इफ चेंज इन न्यूमरेटर and denominator is with same amount then कमजोर will take more effect, जिसका मतलब जिसको आई के अपने इस तरह लिखा हुआ किताब में कि अगर न्यूमरेटर और के इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेंजेस विद द सेम अमाउंट देन लोअर साइड ऑफ फ्रैक्शन विल टेक मोर इफेक्ट। तो हमने क्या लिख दिया उसको, कमजोर। इसकी एग्जांपल क्या बनाई, कौन सी बनानी है जी, ऊपर तो पड़ी हुई है, चलो ये उठा लें,
यही उठा लें। दूसरी वाली भी आपको वैसे समझा तो दी है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक ही आ सकती है ना, तो बस ठीक है, अब कॉपी पेस्ट क्या करना, ये आखिरी थी। लें जी, अगर न्यूमरेटर में सिर्फ चेंज हो तो रूल क्या है, अगर न्यूमरेटर बदले तो रूल क्या है, न्यूमरेटर के बढ़ने से रेशो बढ़ती है, न्यूमरेटर के कम होने से रेशो कम हो जाती है। अच्छा ये दोनों है तो यहां पे भी दोनों होनी चाहिए, क्या ख्याल है? चलो, लेकिन फिर एग्जांपल्स दो अलग अलग बनेंगी ना, ठीक है, एक ही काफी है जी। और अगर डिनोमिनेटर में चेंज आए तो डिनोमिनेटर चूंकि फ्रैक्शन के नीचे पड़ा है तो डिनोमिनेटर के बढ़ने पर रेशो ने कम होना है, उलट इफेक्ट है। तो डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो कम होगी, डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो बढ़ेगी। एग्जांपल से समझा हमने, ठीक है। तीसरा केस ये तीसरा केस है, लेकिन यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में चेंज हो और चेंज हो डिफरेंट अमाउंट से, तो फिर मसला नहीं है ना, फिर जिस तरफ ज्यादा चेंज है वही रूल लगाओगे। अगर नेट नहीं करना, मैं नेट वो शायद मैं कर रहा था उस वक्त, इसको समझाने के चक्कर में कर रहा था, लेकिन इसको अलग ही रखना है हमने, ठीक है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में चेंज आ गया, लेकिन डिफरेंट अमाउंट से है। चलो ये कर लेते हैं, लेकिन ये याद नहीं रखना, याद रखने वाली बात वही 3 है, ठीक है। करंट एसेट यही रखते हैं, और करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। 300 और 100, करंट रेशो कितनी है जी? 3:1, ठीक है जी। अब बढ़ाना है या कम करना है न्यूमरेटर को? बढ़ाओ जी, 150 से काफ़ी है, 150 से बढ़ाओ, 150 से बढ़ाओ, कितना बन गया जी? और डिनोमिनेटर को भी बढ़ाना है, बढ़ाओ, कितने से बढ़ाना है? डिफरेंट अमाउंट से बढ़ाना है, सेम वाला तो मैंने नीचे रूल बनाया हुआ, ठीक है। डिफरेंट अमाउंट 100 कर लें। अब किस तरफ ज़्यादा चेंज है? न्यूमरेटर समझो ज़्यादा चेंज है तो उसूल वही बनेगा कि न्यूमरेटर बढ़ रहा है। असल में ना हमने ये नहीं बताना होगा कि रेशो क्या है, आंसर क्या है, रेशो नहीं बताना, उसने सिर्फ ये पूछना है कि ये स्टेप लेने से, एक स्टेप बोलेगा, अभी सवाल करते हैं, ये स्टेप लेने से इस रेशो पे क्या असर पड़ेगा, तो हमने सिर्फ ये बताना है, इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है ना। तो क्योंकि डिनोमिनेटर, अच्छा रूल पे सारों पे लग रहा है, इसका मतलब 2.25 टाइम्स, तो निकलने नहीं दे रहा ये, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में चेंज आ जाए तो कमजोर साइड विल टेक द इफेक्ट। तो फिर मसला कहां पे नहीं आएगा? जहां पे दोनों ही सेम हो जाएंगे, मेरे ख्याल में फिर वहीं पे मसला नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब जरा मैं इसको रूल को जरा पढ़ा लूं, ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसको भी फिट करने की कोशिश करेंगे कि इसको कहां पे फिट करना है, ठीक है ना। लेकिन आईकेएफ की किताब के हिसाब से जरा इसको हम देख लेते हैं। 1 मिनट मुझे दिखाने दो जरा, ये नोट्स जहां पे एंड हो रहे हैं, एंड पे, मतलब किताब ये आ गई, ये जी, इम्पैक्ट ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस ऑन रेशियोज, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, पेज नंबर 780, ये मैंने पढ़ाया असल में आपको। इट इज इंपॉर्टेंट, जो इन्होंने लिखा हुआ है ना वो पढ़ा दिया है, और जो दूसरा है उसको हम फिर प्रूव करेंगे जब सवाल के अंदर जाके, फिर मैं उसको फिट करने की कोशिश करूंगा। जो 3 केसेस आईकेएफ ने लिखे हैं वो आपके सामने, इट इज पेज नंबर 780। It is important to understand how certain future transactions or event might affect already calculated ratios. वो यूं कहता है कि जी कंपनी ने सोचा है कि वो ये करेंगे, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे, जो रेशियोज निकली हुई हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। असल में ना रेशियोज हैं हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। अब जो इन्वेस्टर मार्केट में बैठे हैं वो इन रेशियोज को देख रहे होंगे हमारी, हमको ऐसा स्टेप लें जिससे उन रेशियोज में गड़बड़ आए, तो इस पर सोचना तो चाहिए ना। तो असल में ये सवाल इसी चीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं कि आपके डायरेक्टर्स ने कहा है कि हम ये 2-3 स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, जो रेशोज हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो सवाल इस तरह से बनाता है वो, ठीक है ना। तो जहां पर फंस जाएं, फंसेंगे कहां पर जाकर? 3 रूल्स तो मैंने लिखवा दिए। पहला रूल सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज, दूसरा सिर्फ डिनोमिनेटर में, तीसरा सेम अमाउंट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये रूल बन गए। चौथा जो फंसा रहा है, ना फंसो, डाटा अज्यूम कर लेना, लेकिन रूल फिर भी उसका बना दूंगा मैं, अभी नहीं बना रहा, अभी तो वो फंस जाता है जाके कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखो आईकेएफ क्या कह रहा है, इंपैक्ट निकालना है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस का। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ सर्टेन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस और इवेंट माइट अफेक्ट ऑलरेडी कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल्स, एन एंटिटी मे बी रिक्वायर्ड टू सर्टेन करंट रेशियो ऑफ अ
ऑफ एटलीस्ट 1.7 एज पार्ट ऑफ रनिंग फाइनेंस एग्रीमेंट विद द बैंक। ये भी मसला होता है ना, बैंक ने आपको रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी दी हुई है, पता है ना क्या होती है, जब मर्जी दिल चाहे पैसे निकाल लो इस अकाउंट से, लेकिन साथ ही बैंक ने यह भी कहा हुआ है किसी वक्त में आपकी करंट रेशो 1.75 से नीचे गई ना तो ये हमने रोक देना है। जाहिर है उनको भी डर होता है ना कि पैसे ना डूब जाए, ठीक है ना। अब आपने कोई ऐसा स्टेप लिया जिससे आपकी करंट रेशो 1.75 से कम हो गई तो आपका तो वो लोन ही खत्म हो जाएगा, रोक देगा बैंक, पैसे ही नहीं देगा, पेमेंट्स रुक जाएंगी, ठीक है ना। तो आप कोई भी स्टेप लेने से पहले आपके जहन में क्या होगा, बैंक का वो, भाईजान जागना जरा, बैंक का वो कोविनेंट, बैंक की वो पाबंदी। तो वो कोई स्टेप लेकर कहेंगे कि करंट रेशो पे क्या असर होगा। अब अगर तो करंट रेशो बेहतर होनी है तो आप डायरेक्टर को कहेंगे जी ये स्टेप ले लें, और अगर बेहतर नहीं होनी तो आप कहेंगे जरा चेक कर लें, कम हो रही है करंट रेशो, बैंक ने लोन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अब वो कहता है द फॉलोइंग मैथमेटिकल रूल्स आर यूजफुल इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस, नॉट ऑल लेकिन ऑलमोस्ट, ठीक है ना। इसलिए 3 रूल्स बन गए। नंबर 1, इंक्रीज इन न्यूमरेटर विल इंक्रीज द मेजर ऑफ रेशो एंड डिक्रीज इन न्यूमरेटर विल डिक्रीज द मेजर ऑफ रेशो। जो रेशो है इंक्रीज इन न्यूमरेटर उसको बढ़ा देगा और डिक्रीज इन न्यूमरेटर उसको कम करेगा। रूल 2, इंक्रीज इन न्यूमरेटर विल डिक्रीज द मेजर ऑफ रेशो एंड डिक्रीज इन इंक्रीज इन डिनोमिनेटर विल डिक्रीज द मेजर ऑफ रेशो एंड डिक्रीज इन डिनोमिनेटर विल इंक्रीज, यानी उलट हो गया। ये रूल 2 लिखवाया हुआ है आपने आपको। तीसरा, इंक्रीज इन न्यूमरेटर and denominator by equal amount will increase the lower side of fraction bar more proportionately. Similarly, decrease in numerator denominator by equal amount will decrease the lower side of fraction bar. यहाँ पे मार पड़ रही है असल में, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कह रहा है अगर इंक्रीज हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से तो इसका इंक्रीज लोअर साइड पे पड़ेगा, और अगर इक्वल अमाउंट से तो वो डिक्रीज कर देगा लोअर साइड ऑफ फ्रैक्शन बार को, ठीक है। प्रोपोर्शनेटली बराबर सराबर पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो बहरहाल इसको ज़रा ट्राई करते हैं, फिर अब बाद में ही आएंगे इधर, ठीक है। और जहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा हमें नहीं समझ आ रही उस पर क्या करें, हम कुछ भी सोचते हैं कोई गड़बड़ हो रही है तो वहाँ पे जाकर हम वो कैलकुलेशन कोई बना लेंगे ताकि उसका भी कोई रूल बन सके, ताकि ये सवाल भी साइड पे हो, जान छूटे। ये दो एक दफ़ा ये आया हुआ है, ये पुराना ICAP का पास पेपर था, अब ICAP ने इसको अपनी किताब में डाल दिया है, ठीक है, सोल्यूशन सही करके, क्योंकि पुराने ज़माने की बात है, आज से 4-5 साल पहले की बात है शायद, जब ये पेपर के अंदर आया था उस वक्त IFRS 15 नहीं था, तो सेल्स डिस्काउंट और वो सेलिंग एक्सपेंस कहा जाता था, ये कैश सेटलमेंट डिस्काउंट को डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, ये अदर एक्सपेंस और अदर इनकम बनते थे। लेकिन IFRS 15 ने आके इसको सेल में से नेट कराया और परचेज में से, जो आप अब सीख चुके हैं। तो ICAP ने भी अपना सोल्यूशन बदला था तो ये किताब में डाल दिया। तो दरअसल ये पास पेपर का सवाल था, लेकिन जब ICAP ने लास्ट टाइम अपनी किताब में डाला तो फिर मैंने भी इसको ICAP क्वेश्चन बैंक के नाम से कर दिया है विद न्यू सोल्यूशन। पेज नंबर 829 पर तशरीफ़ ले आएँ। ये सवाल है जी एपीवैक के नाम से। अब इसमें आजमाना शुरू करते हैं हम, और मैं ऐसा करता हूँ, मैं पहले 2 या 3 करवा देता हूँ, उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा आप ट्राई कीजिएगा ताकि जहन थोड़ा सा खुले इस पर भी, ठीक है। इसका एक इस तरह का एक ही और सवाल है बस, वो मैं आपको टेस्ट में दे दूंगा या वैसे दे दूंगा आपको असाइनमेंट के अंदर, उसके अलावा सवाल नहीं है इसके, ये दो ही हैं, तो इसलिए ज़रा ध्यान से तसल्ली से इनको देखना है, ठीक है। स्टेट द इफेक्ट, रिक्वायरमेंट पढ़ो, 17 नंबर का सवाल है। स्टेट द इफेक्ट इंक्रीज, डिक्रीज, नो इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ अबव मेजर्स ऑन फॉलोइंग फाइनेंशियल रेशियोज। अब उसने रेशियोज भी बता दी, ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, करंट रेशियो पे क्या असर पड़ेगा, स्टॉक टर्नओवर पे क्या असर पड़ेगा, टाइम्स में वो बता रहा है। कोई बात नहीं, आप डेज में समझो, टाइम्स इससे उलट हो जाते हैं, ठीक है ना, वो कोई मसला नहीं। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स क्या असर पड़ेगा, यानी आपके जहन में रेशियो भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जहन में क्या, मैं तो आपके सफ़े पे लिख देता हूँ, जीपी रेशियो कैसे निकलती है, जीपी ओवर सेल्स, हाँ सेल्स ही लिख दूँ अब, नेट सेल्स बताइए आपको, इनटू 100 कर देना है। करंट रेशियो कैसे निकलती है, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो आएगी जी करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज।
नॉन करंट रिटर्न नॉन करंट एसेट्स का PBIT ओवर नॉन करंट एसेट्स बेटा, एवरेज एवरेज की नॉन करंट एसेट ही लिख लें ज़रा, बस यही ज़हन में रखना है ना, ये बढ़े ये कम हो, ज़रा इजी हो जाता है सोचना, ठीक है। और इंटू 100 करना, इसको भी इसको करना होता है बेटा, ये भी परसेंटेज में आंसर आता है, लेकिन चलो ठीक है, आपने सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ही सोचना है, ठीक है ना। लेकिन मैं चलो फिलहाल फॉर्मूला लिखता जा रहा हूँ। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगी जी, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स इंटू 100। स्टॉक टर्नओवर, हाँ अब मेरे जहन में ना स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक ही फार्मूला याद था डेटर डेज का, उसमें हम करते थे एवरेज डेटर ओवर क्रेडिट सेल, तो टर्नओवर क्रेडिट सेल ओवर एवरेज डेटर, फिर टर्नओवर इन्वेंट्री का, तो फिर उसमें भी कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर और इन्वेंट्री, ऐसे करके याद रखा होगा हमने, है ना, या कर लिए वैसे ही याद, चलो अच्छी बात है। चले मैंने तो ऐसे ही याद किया, तो मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री होती है, ठीक है, इनटू कुछ भी नहीं टाइम्स। अच्छा जी, उसके बाद अब ये देखो ना, ध्यान रखना किस लिए ज़रूरी था, टाइम्स वाली रेशो में कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर है, अब न्यूमरेटर में चेंज अगर आए तो कॉस्ट ऑफ सेल का चेंज सोचना है ना, और अगर आप यही डेज में कर रहे होते तो 365 के साथ और इधर इन्वेंट्री में ऊपर होना था, तो फिर इसलिए ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। क्विक रेशो, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। अब पहली 3 कर लेते हैं, चले पहले तीन पॉइंट्स मैं सारी रेशोज पे कर देता हूँ, चले ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। पहले 2 से 3 पॉइंट्स मैं रेशोज सारी पे कर देता हूँ, ताकि इन रेशोज में ज़रा चलना फिरना आ जाए। देखते हैं, टाइम भी वैसे पूरा ही है, तो एक से शुरू करते हैं ना, एक में मज़ा आया तो एक और कर लेंगे, फिर वो और कर लेंगे, फिर उसका बाकी आप करते रहना, ठीक है, ओके। वो फिर ऐसा ना डेली बेस पे भी मैं एक आधा पॉइंट इसमें से कर लिया करूँगा, लेकिन अप्रोच सिखाना ज़रूरी था, ठीक है। लो भाई, 3 रूल तो हमने डिवाइस कर लिए हैं, अभी तक एक चीज़ बस हमारी फंसी हुई है, तो सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज, तो अगर न्यूमरेटर बढ़े तो रेशो बढ़, रेशो कम, न्यूमरेटर कम तो रेशो कम, सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज तो डिनोमिनेटर बढ़ तो रेशो कम, डिनोमिनेटर कम तो रेशो बढ़, दोनों में चेंज विद सेम अमाउंट, तो कमज़ोर ने ज़्यादा असर ले जाना है। कमज़ोर, अब कमज़ोर को देखो, कमज़ोर में क्या हो रहा है, कमज़ोर में इंक्रीज है, कमज़ोर न्यूमरेटर है तो उसका इंक्रीज, अच्छा कमज़ोर में डिक्रीज है, अगर कमज़ोर न्यूमरेटर है तो वो वाला रूल लग गया, इस तरह से लगाना है, और ठीक है ना। अच्छा चलो देखते हैं, लगा कर ही देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इत्तेफाक से वही है, लेकिन ये चलो, पे बैलेंस ऑफ अ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल 5% डिस्काउंट। बड़ा ही नाजुक सा मामला है ये सवाल में। मैं मिसाल के तौर पे अज्यूम करता हूं कैश, और हमने कैश तो नहीं डेबिट करना, ये तो हमें पेमेंट कर रहे हैं ना, हमें नहीं आई, हमें वो डेटर वाले पॉइंट में आना है। क्रेडिटर को हमने डेबिट किया, मिसाल के तौर पे 100 रुपया क्रेडिटर को देना था, हमने दे दिया, ठीक है। लेकिन इस जल्दी पेमेंट करने पर उसने हमें डिस्काउंट अलाउ किया, यानी हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, जिसको आजकल कहाँ फेंका करते हैं हम, परचेज में, डिस्काउंट रिसीव्ड, और सही है कितना, 5 रुपये। लेकिन हमने ये लोन लेकर, लोन यानी बैंक ओडी, ये पैसे लोन में लेकर ये पेमेंट की। अब सीधी सीधी बात होती तो बराबर वाली तरफ चले जाते, पर ये तो गड़बड़ कर गया। लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर का चेंज है। मैं किसकी बात करने लगा हूं फिलहाल, सबसे पहले करंट रेशो की, जिसकी बात करते करते यहां पहुंचे हैं ना, जरा वही चलो सामने पहले ले लेते हैं जी। मुझे बताएं न्यूमरेटर में क्या है, करंट एसेट्स, क्या करंट एसेट्स में इस स्टेप के साथ करंट एसेट में कोई चेंज आना है, क्या कैश बढ़ा है या कैश कम हुआ है। हमने क्रेडिटर को पेमेंट की है बैंक से लोन लेकर, मतलब एक लायबिलिटी कम की, दूसरी लायबिलिटी बढ़ गई। अब अगर तो 100 बैंक से लेकर 100 ही क्रेडिटर को दे दिया होता, फिर तो मसला ही कोई नहीं था। पर मामला कुछ और है, मामला ये है कि एक लायबिलिटी 100 से कम हुई है और दूसरी लायबिलिटी 95 से बढ़ी है, तो इसका मतलब नेट में लायबिलिटी 5 से कम हुई। क्या ख्याल है,
नेट में लायबिलिटी 5 से, इस स्टेप की वजह से नेट में डिनोमिनेटर हमारी इस रेशो का कम हुआ है। मानते हो ये बात? ये इतना ही ये गहरा मामला है कि पूरी सोच चलेगी। रेशोज याद करना ना आज जाके अच्छे तरीके से, पूरी सोच चलेगी तो ये निकलेगा आंसर इंक्रीज डिक्रीज वाला। नहीं तो चलो 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ तो सही हो ही जाएंगे। ठीक है, देखें ना कितनी डीप डाउन बात जाकर चली कि मैं सिर्फ बात किसी कर रहा हूं इस रेशो की। मुझे बताओ, ये जो क्रेडिटर को आपने पेमेंट की है, अगर तो ये पेमेंट कैश से की होती तो एंट्री होती क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट, तो फिर आप कहते ओ न्यूमरेटर में भी चेंज है और डिनोमिनेटर में भी। एक करंट एसेट कम हुआ है और करंट लायबिलिटी भी कम हुई है। सेम अमाउंट ना होती फिर गड़बड़ थी, बीच में डिस्काउंट भी था तो वो देखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैश नहीं पे किया, क्या हुआ? बैंक से लोन लिया और क्रेडिटर को पे कर दिया, यानी एक लायबिलिटी कम की, दूसरी लायबिलिटी बढ़ गई। अगर तो ये डिस्काउंट ना होता बीच में तो फिर इस रेशो का इस स्टेप का हमारी करंट रेशो पे कोई असर नहीं आना था। हमने एक लायबिलिटी लेकर दूसरी लायबिलिटी को पे कर देना था। पर मसला क्या है? डीप डाउन मसला क्या है? डिस्काउंट भी मिला है। हमने बैंक से जब इस क्रेडिटर को पेमेंट करनी है और उसने हमें 5% डिस्काउंट देना है, तो क्या बैंक से पूरा 100 रुपया लेंगे? नहीं, इसीलिए तो 95 रुपये लेकर उधर दे रहे हैं। हो सकता है बैंक से हमें सस्ता मिल रहा हो लोन। ठीक है, बहरहाल जो भी था ये 5 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है और बैंक को हो सकता है जो लोन लिया है बैंक से, हो सकता है वही हमें जो है वो 3 रुपये में मिल गया हो इंटरेस्ट के अंदर। तो ये अपनी डिसीजन मेकिंग होती है। ये इन्होंने कर ली है, सोच रहे हैं कि ये करें, तो हमने तो उसका जवाब देना है, अगली बात ही सोचनी। ठीक है, तो क्या हो रहा है ये समझ आई है? जब बैलेंस शीट बनाऊं, समझ आई है? जब बैलेंस शीट बनाऊं, फिर भी बना रहा हूं। करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स पड़े थे कितने जी? 100 रुपये के। और लेट से कोई रेंट पेएबल है 50 का, उसके बाद कोई सैलरी पेएबल है 70 की। अब ये सूरत हाल थी जी। ठीक है, और हमने क्या सोचा? हमने सोचा यार ये ना क्रेडिटर बहुत तंग कर रहा है, बड़ी ऑफर लगाई हुई है इसने। कह रहा है कि अगर आज अभी पैसे दे दो तो 5 रुपये छोड़ देंगे। ठीक है, इसकी हमने देने कितने? 100 रुपये। और क्या कह रहा है? आज ही आकर पैसे दे दो। तो अब हमने कहा जी ये क्रेडिटर को पे करके 0 कर दो। ठीक है, लेकिन इसकी जगह पर एक नई लायबिलिटी आएगी, लेकिन वो लायबिलिटी कितने पे आई? 95 पे। और वो क्या है जी? बैंक ओडी। और ठीक है ना, ओवरड्राफ्ट 200 एनू। ये पता नहीं था या शुगर लगा रहे थे? अच्छा, पता नहीं किस दुनिया से आए हो फिर तुम। अकाउंटिंग पढ़ के आए थे? अच्छा माशाल्लाह। चलो अब तो पता लग गया ना, ज़िंदगी में एक बार तो पता लग जाना चाहिए। जी बेटा कितना टोटल बनता है? 220। और यहाँ पर अब इस चेंज की वजह से 215। अब बात समझ आई है? हमने कोई एसेट नहीं छेड़ा, करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, उधर कुछ छेड़ा ही नहीं। लोन लेकर बैंक से क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, लेकिन चूंकि डिस्काउंट मिला है इसलिए क्रेडिटर खत्म हुआ 100 रुपये से और लोन की लायबिलिटी आई 95 से। तो इसका मतलब इस चेंज की वजह से हमारी लायबिलिटी में 5 रुपये की कमी है। कितनी कमी है? मैंने मिसाल ले ली 100 रुपया, ठीक है ना, 5, ताकि परसेंटेज अप्लाई करना आसान हो। आप कोई भी फिगर ले सकते थे, पर फिर 5% निकालना पड़ता ना, तो मैंने 100 ले लिया तो 5 उसका 5% बन गया है। ठीक है, तो 5 रुपये से हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? कम। अब मैं आता हूं अपनी इस रेशो की तरफ। इस रेशो में डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी है, 5 रुपये से क्या हो रही है? कम। अगर रेशो में डिनोमिनेटर के अंदर कमी आएगी तो उस रेशो का आंसर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेप 1 लेने से, ये रेशो कौन से नंबर पे पड़ी है यार? मेरे ख्याल से ना एक और काम कर लें, इनके नाम लिख लें, वरना हर बार ही मैं ना सवाल को जा के देखता रहूँगा। क्या ख्याल है? मुझे लिखवाओ जी। सबसे पहले जीपी है, जीपी रेशो, फिर नेट प्रॉफिट रेशो, फिर करंट रेशो, उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशो और ROA नॉन करंट वाली। ठीक है, चलो ये क्या है जी? A B क्विक भी है, C D
ई और एफ। अच्छा, अब ये करंट और क्विक साथ ही देख लिया करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक जैसे ही है ना, इनमें तो सिर्फ वही फ़र्क है कि कैश भी निकाल दें तो। अच्छा जी, अब ये स्टेप 1 है जी हमारा। स्टेप 1 क्या है? पे कर दो अपने क्रेडिटर्स को बैंक से लोन लेकर, और वो क्रेडिटर में 5 रुपए का 5% डिस्काउंट देगा। तो हमने कहा इसका मतलब एक लायबिलिटी बढ़नी है और एक कम होनी है, लेकिन जो लायबिलिटी कम होनी है वो 100 से कम होनी है और बढ़ने वाली 95 से, क्योंकि 5 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो फिर ये सारी बात के पीछे क्या बात है? अब देखें, अब मैं इसका कुछ कर नहीं सकता, ये सवाल ऐसे ही है, तो इसलिए नॉलेज मजबूत होगा तो ये सवाल भी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें से भी 70% हो ही जाएंगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। 100% भी हो सकते हैं, लेकिन आसानी से 70% सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, ये तो अभी पहला दिन है ना, पहली दफ़ा देख रहे हैं। इसमें से काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो सिर्फ एक तरफ इम्पैक्ट डालेंगे, क्विकली लिख देंगे आप। जो दो तरफ डालेंगे उनको फिर आप आराम से देखते रहना, ठीक है जी बेटा। तो न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में डिक्रीज है या इंक्रीज है? डिक्रीज है। डिनोमिनेटर में कमी आए तो हमारी जो करंट रेशो है उस पर क्या असर आएगा? डिनोमिनेटर कम हो रहा है ना, करंट रेशो का डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो डिनोमिनेटर कम होने से रेशो इंक्रीज। और क्विक रेशो भी तो ऐसे ही होगी, क्योंकि करंट रेशो और क्विक रेशो में फर्क क्या है? इन्वेंट्री का। न्यूमिनेटर में तो कोई चेंज आया ही नहीं, और न्यूमिनेटर तो करंट रेशो का अपना है, इसका क्विक का अपना है, इसमें तो फर्क ही नहीं है। मसला ही किसमें है? सिर्फ डिनोमिनेटर में। तो इस रेशो का भी डिनोमिनेटर हिला है, इसका भी डिनोमिनेटर हिला है। और क्या हिलना हुआ है? क्या हिलना हुआ है? कमी आई है। तो डिनोमिनेटर में कमी आए तो रेशो बढ़ती है। अब ये दोनों एक जैसी थी, मैंने कहा ना तो पढ़ाओ इंक्रीज और इंक्रीज। कैसा लगा ये टॉपिक? हाँ, बस यही लिखना है, रिक्वायरमेंट पढ़ें। कहाँ से आया सवाल? किसने पूछा? बस हाँ, क्या बस यही आंसर लिखना है, ये कह रहे हो ना? हाँ, इंक्रीज पूरा लिख देना पर्चे में, इनक ना लिखना, ठीक है। लेकिन रिक्वायरमेंट पढ़ो बेटा। रिक्वायरमेंट कितने गई? स्टेट द इफेक्ट, साथ में उसने लिखा क्लियर करने के लिए, इंक्रीज, डिक्रीज और नो इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ अबव मेजर्स ऑन द फॉलोइंग फाइनेंशियल रेशियोज। बस क्या बताना है? इफेक्ट, यानी इंक्रीज, डिक्रीज या नो इफेक्ट। तो इस स्टेप का करंट रेशियो पे क्या असर पड़ेगा? इंक्रीज। क्विक रेशियो पे क्या असर पड़ेगा? इंक्रीज। अब आप लोग सोच के बताएं, जीपी रेशियो पे इसका क्या असर पड़ेगा? सेम रहेगी या नहीं, ये तो देखना है आपने, ध्यान से सोच लो, तेजी ना मारो ज्यादा जी। जीपी रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो पे कोई फर्क? सोच लो, सोच लो, फिर ना कहना बताया नहीं। आप कह रहे हो बढ़ेगा। बेटा फॉर्मूला में लायबिलिटी है ना, वो खत्म हो गया। करंट एसेट क्विक, करंट रेशियो क्विक रेशियो खत्म हो गई। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। जीपी रेशियो आपके सामने है, इस पे क्या असर पड़ेगा? क्यों? क्यों? एक मिनट, क्यों? फिर जीपी और सेल के दरमियान में कॉस्ट ऑफ सेल होती है। बोलो, कॉस्ट ऑफ सेल होती है। ये डिस्काउंट जो अलाउ रिसीव हुआ है, ये कहां पे नेट हो रहा है? परचेज क्या हो रही है? ऐसे नहीं ये टॉपिक जाने देगा आपको, हाँ ध्यान से। तो रेशियोज को ध्यान से करना है, ऐसे नहीं मैंने पहले करवाया। ये एंड पे करवाओ ना तो ऐसी चीज़ें तो कहते हैं छोड़ो यार, ये तो समझ ही नहीं आ रही ना, पहले करवा दिए। अब परेशान आज से हो गए, अभी तो 20 दिन क्लासों में पढ़े हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, तो रोज़ कुछ ना कुछ सोचोगे, बात लाओगे, आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल हो जाओगे। पेपर तक कंफर्टेबल करना है आपको इंशाल्लाह, लेकिन ये 2 दिन में हो जाओगे, ठीक है जी। अब बताओ भाई, जीपी अज्यूम करो, अज्यूम करो, कुछ करो, अज्यूम करो। वैसे मैं तो कहता हूं जरा वैसे सोचो, जरा वैसे सोचते हैं, डायरेक्टली सोचते हैं फिर अज्यूम भी करते हैं, जरा पहला दिन है प्रूव कर लेंगे। जीपी रेशियो में क्या होता है? जीपी ओवर सेल, जीपी ओवर सेल। इस स्टेप का सेल पे कोई असर है? नहीं। इसका मतलब डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं है। अब चेंज आना है इसका न्यूमिनेटर में। अब मुझे बताओ, परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम हो रहा है, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, जीपी बढ़ेगा, न्यूमिनेटर बढ़ेगा, न्यूमिनेटर के बढ़ने से रेशो बढ़ेगी। हो गए ना? थोड़े थोड़े कंफर्टेबल हो रहे हो ना? चलो अगली बात, जीपी बढ़े तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है, तो अगला असर तो वैसा ही है। अच्छा, यहां पर सिर्फ वो चीज मसला डालेगी जो जीपी से नीचे नीचे आती हो, जैसे मिसाल के तौर पे
मिसाल के तौर पे लॉस ऑन डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ सेल में तो नहीं आता, तो अगर ऐसा कोई मामला होगा तो उसका चेंज लॉस ऑन डिस्पोजल अगर लेट से आ जाए और आप कहिए अगर लॉस आएगा तो क्या होगा, जीपी को कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा फर्क सिर्फ तब पड़ेगा जब ये वो वाला काम भी जो किया था जीपी और नेट प्रॉफिट पे असरात देखे थे, याद है? तो मैंने कहा था हर वो चीज जो जीपी से ऊपर इफेक्ट डालती है वो जीपी से नीचे नेट प्रॉफिट को भी असर डालती है, और जो जीपी से नीचे वाली चीजें होती हैं वो सिर्फ नेट प्रॉफिट पे असर डालती हैं। तो ये सिर्फ वहां पे जाके फर्क पड़ेगा, वरना तो इजी ही है, जीपी में जो फर्क पड़ेगा नेट प्रॉफिट पे भी वही फर्क पड़ना है। लेकिन ऐसे सही है या प्रूफ करूं? अब सेल में कोई चेंज नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल में सॉरी जीपी में क्या चेंज है भाई? एक एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम हुआ है, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट जीपी बढ़ा, जीपी बढ़ा तो न्यूमरेटर में बढ़ा है, न्यूमरेटर बढ़ा, न्यूमरेटर बढ़े तो रूल क्या है? डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज है। तो भाई टाइम बच रहा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना इसकी, तो ये टाइम बचा रहा है। आपने सिर्फ ये पढ़ना है, दिमाग के अंदर ये इंक्रीज हो जाना है, ना कि आप कोई डाटा अज्यूम करें। अज्यूम करेंगे तो पहुंच जाएंगे यहाँ पे, लेकिन लंबी 5 मिनट इसी में लगा देंगे, डाटा ढूंढेंगे, कोई काम करेंगे, पहले एक रेशो निकालेंगे फिर दूसरी डायरेक्ट, ठीक है? तो जीपी और नेट प्रॉफिट दोनों क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। कोई शक? चलें अब डी और ई है, पहले कौन सी करना पसंद करेंगे आप? ई पर पहले ई पसंद करें, चलें पहले ई पसंद करें। अब आप आंसर दें, सोचें सोचें सोचें। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ये इस तरफ ले आता हूं यार, बार बार इधर आना पड़ता है आप लोगों को। आई नो कि यू आर गेटिंग रेस्ट लेस्ट, तो बड़ा गंद पे है पहला ही, चलो इधर रख लो, थोड़ा करीब तो करें जी मेरे बच्चों। वहां पे ना पता है आपको वो गोल दायरा भी उत्थों आ गया नाल ही, चल जी बच्चों, बच्चों बच्चों रिटर्न ऑन एसेट कोई बोला है बढ़ रही है, कोई बोल रहा है कम हो रही है, सब बढ़ रही है। अच्छा हाँ भाई, सब छोड़ें सब छोड़ें। उमैर भाई आप जवाब दें। अभी नहीं फंस रहे हैं, अभी गरारी फंसी हुई है इसकी। कोई बात नहीं, ये तो पहला दिन था और वो पहला लम्हा है, अभी तो चलना सिखाया है। लेकिन कितने बच्चों ने फौरन सोच लिया? अब इस पे आपने आना है। कैसे? अब देखो इधर, असल में सबसे पहली चीज क्या है? फॉर्मूला पक्का याद होना चाहिए। इसलिए आप अगर गौर फरमाएं ना, तो आपके आज वाले सवालों के अंदर मैंने वो क्वेश्चंस दिए हैं जिनमें रेशोज की कैलकुलेशन है, और मैंने कहा था क्विकली करना। क्विकली इसीलिए करवाया जाता है कि फॉर्मूला तेजी से दिमाग के अंदर इतने तेजी से होने लग जाए कि दिमाग में वो फौरन रिकॉल हो। अब सबसे बेसिक पहली चीज इसमें फॉर्मूला का याद होना है। रिटर्न ऑन एसेट, कौन से वाले? नॉन करंट, ये भी ध्यान में रखना। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स का फॉर्मूला था पीबीआईटी ओवर। अब नॉन करंट एसेट्स में तो कोई चेंज नहीं आना इससे, लेकिन बेटा पीबीआईटी भी तो वही है, वही जीपी, उसके बाद पीबीआईटी, उसके बाद पीवीडी, उसके बाद पैट। किधर फिर रहे हो? अगर जीपी में बढ़ोतरी आई है तो फिर पीबीआईटी में भी बढ़ोतरी है, फिर नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी है। ऊपर जो एक चीज बढ़ गई, सर हमें याद नहीं रहा, सर हमें नहीं याद। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, हमें नहीं समझ आ रही। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, हमें नहीं समझ आ रही। मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर जीपी 5 रुपए से बढ़ जाए तो फिर पीबीआईटी भी 5 से, फिर नेट प्रॉफिट भी 5 से। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा नेट प्रॉफिट रेशियो में क्या आना है? इंक्रीज, क्योंकि जीपी का बढ़ना नेट प्रॉफिट को भी बढ़ाता है और जीपी का बढ़ना पीबीआईटी को भी बढ़ाता है। और रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स में न्यूमरेटर में पड़ा है पीबीआईटी, डिनोमिनेटर में पड़ा है नॉन करंट एसेट्स। इस स्टेप का नॉन करंट एसेट्स पे कोई असर नहीं पड़ना, लेकिन इस स्टेप का पीबीआईटी पे असर पड़ना है। अब इस रेशियो में न्यूमरेटर में पड़ा है पीबीआईटी और न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो भी बढ़ेगी, ठीक है? अच्छा चलो अब कोई माफी नहीं मिलेगी, अब सारे बच्चे सही निकालेंगे। स्टॉक टर्नओवर निकालें। स्टॉक टर्नओवर में होता क्या है सर? वो याद नहीं है, वो याद नहीं है तो आप लोगों के लिए तो ये डिस्काउंट आज लगा हुआ है, लिखा हुआ मैंने पर्चे में, आपने ऐसे ही करना है, लिख लेना है, ठीक है? हैं कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, खुदा का खौफ करो। अभी जीपी बढ़ाया आपने, कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ाओ। परचेजेस
यानी एक्सपेंस कम हो रहा है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है, इसी की वजह से तो प्रॉफिट बढ़ रहा था। तो कॉस्ट ऑफ सेल, इस स्टेप की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, बढ़ नहीं सर रेशियो बढ़ेगी। इन्होंने भी नाल लग जानी है तो ठीक है ना, चुप करके बैठ। अच्छा रेशियो बढ़ेगी, ओह गुड जी। इस स्टेप की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, बढ़ेगी, प्रॉफिट तो बढ़ा था, क्योंकि प्रॉफिट का असर कॉस्ट ऑफ सेल के उलट है। ये जितना बढ़ाओगे प्रॉफिट कम होगा। अगर प्रॉफिट बढ़ा था तो इसका मतलब ये कॉस्ट कम हुई थी, और मतलब क्या नजर आ रहा है, परचेजेस क्या हो रही हैं, क्रेडिट। यही तो चेंज आपने देखा है कि डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम अब अदर इनकम में नहीं जाती, वो कॉस्ट ऑफ सेल को कम करती है, और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस अब अदर एक्सपेंस में नहीं जाया करता, वो आपकी सेल को कम कर देता है। ठीक है, तो अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है जी, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर इन्वेंट्री। क्या इन्वेंट्री पे इस स्टेप से कोई असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल पे पड़ रहा है। परचेज कम यानी कॉस्ट ऑफ सेल कम, तो न्यूमरेटर कम, तो फिर रेशियो भी कम। वेलकम। कैसा लगा? एंजॉयड? वो कितने गया सवाल? हाँ जी बेटा। हैं? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जब कोई कैश की पेमेंट इन्वॉल्व होगी ना, तो फिर देखना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि क्विक रेशो के अंदर कैश होता है, करंट में भी होता है। हाँ, इन्वेंट्री, एक तरफ इन्वेंट्री हो, दूसरी तरफ कैश हो, तो क्विक रेशो के अंदर और आंसर और करंट में अलग अलग सवालों को अलग अलग देखेंगे ना। मैंने कोई रट्टा अभी तक नहीं लगवाया, ये रूल आई के अपने लिखे थे, मैंने वो लगा लिए। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि सवाल करते हुए हम डिफरेंट वाली अमाउंट को सोचे, कहीं पर वो बीच में ही चला जाए तो मैं 3 रूल्स ही लिखवाऊँ ना, मैं चौथा क्यों लिखवाऊँ फिर? ठीक है ना, चल रहा है काम, चलने दो। सिर्फ न्यूमरेटर सिर्फ डिनोमिनेटर, बहुत आसान। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम अमाउंट, तो फिर कमजोर ने असर लेना, यानी कमजोर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बढ़ रहा है कमजोर तो उस हिसाब से सोचो। कमजोर अगर न्यूमरेटर है तो बढ़ना, बढ़ा दो रेशो को, कम करना कम कर दो, और अगर कमजोर डिनोमिनेटर है तो उसका बढ़ना रेशो को कम करेगा, उसका कम होना रेशो को बढ़ा देगा। रूल इतने से ही है। ठीक है, अब मेरे ख्याल में एक और ट्राई कर लेते हैं, क्या कहते हो? मैं तो कहता हूं सारे ही करवाने हैं मैंने बेटा, लेकिन मेरी चाहत यह है कि एक दफा पहले आपकी ट्राई हो जाए, ये सारे ही मैंने करवाने हैं। इसके अलावा भी एक और सवाल है, वो भी मैंने करवाना है, उसमें भी यही काम है। जब तक ये सवाल, ये तरतीब माफी नहीं मांगेगा और आप माफी नहीं मांगेंगे, मैं नहीं छोड़ता इसको, टेंशन ना लें आप। लेकिन कुछ पहले आप भी तो कुछ करें, मतलब फिर फायदा क्या है? इस तरह तो मैं अब बताता जाऊंगा। अब ये कितना आसान हो गया, क्योंकि अब बात हो गई है, थाली में रख के मिल गया। तो इसलिए चलो 2 को सोचो। कोई बात नहीं, MCQ छोटी मोटी चीज़ें नहीं हो रही तो नहीं हो रही, खैर है, खैर है। इतनी बड़ी चीज़ हो जाना थोड़ी बात है, वो तो कभी भी हो जाएंगे, वो तो रोज़ अब 15-15 मिनट में होने लग जाएंगे नॉर्मल क्लास में भी। क्योंकि रेशो का सवाल, ये कैश फ्लो का सवाल एक दफ़ा 1 घंटा 40 मिनट में होना है, फिर उसके बाद 1 घंटा 30-35 मिनट में हो जाता है, तो रोज़ 10 मिनट मुझे नॉर्मल क्लास में मिलेंगे। जी बेटा, सेल आहिस्ता चलने वाला स्टॉक एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट, डिस्काउंट नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। बेसिकली जब सेल किया आपने तो उसकी एंट्री क्या है? कैश, डेबिट, सेल, क्रेडिट, अगर ये करना ही है तो ठीक है, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल, डेबिट, इन्वेंट्री। अगर इस तरह भी करनी है तो, अगर इस तरह भी करनी है तो हम कह रहे हैं जी 100 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी थी, 100 की ही बेच दी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बेसिकली ये होता है। ठीक है ना, तो इसको मैं बेसिकली जिस जिस रेशो पे देखना है उस पे देख लेते हैं। ठीक है, अब करंट रेशो पे पहले देखना है आपने, चलो तो कैश और इन्वेंट्री है। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल कोई करंट रेशो में है? अब यस सर, करंट रेशो में क्या है? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। क्या यहां सेल और कैश है, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल है? इसका मतलब सिर्फ 2 ही चीजें जो हाईलाइट की हैं, एक इन्वेंट्री, दूसरा कैश। दोनों एसेट हैं, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, दोनों एसेट हैं तो डिनोमिनेटर को छोड़ दो। अगली बात, कैश 100 से बढ़ा, इन्वेंट्री 100 से ही कम हो गई। अगर वो यूं कहता ना कि 100 की इन्वेंट्री है, 110 की बेची है, कैश ज्यादा आता, इन्वेंट्री कम होती, फिर और बात थी। वो कहता 100 की इन्वेंट्री है, 90 की बेची है,
तो इसका मतलब कैश कम आता, मतलब डिफरेंट अमाउंट्स हो जाती हैं। लेकिन अभी क्या है, वो कॉस्ट के ऊपर ही, इन्वेंट्री कॉस्ट से बड़ी होती है। तो स्लो मूविंग थी, हमने कहा यार कॉस्ट तो रिकवर करो, लॉस ही ना दे जाए, ठीक है ना। तो 100 की इन्वेंट्री पड़ी थी, 100 की ही बेच दी। तो न्यूमिरेटर में, समझ आ रही है इस बात की, न्यूमिरेटर में 100 का, मैं मिसाल दे रहा हूं, 100 का इंक्रीज आया, 100 का ही डिक्रीज आ गया। तो इसका मतलब न्यूमिरेटर में चेंज आया विद जीरो, विद जीरो। तो रेशियो पे वैसे चेंज आया, वैसे एक एसेट जिसका नाम कैश है वो 100 से बढ़ गया, और दूसरा एसेट जिसका नाम इन्वेंट्री है वो 100 से कम हो गया। लेकिन करंट रेशियो पे क्या असर पड़ा? तो करंट रेशियो कितने गई? करंट रेशियो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। और ऐसे ही क्विक रेशियो पर भी नो इफेक्ट। हाँ, होश करके किसी ने बोला हाँ, बोल दिया, मेरी हाँ में हाँ मिला ली किसी ने। कोई तो बच्चा बोला था, मुझे नहीं याद कौन बोला, भाई मैंने कहा था एक तरफ कैश हो और दूसरी तरफ वो कैश ना हो, कोई और चीज़ हो, तो दोनों रेशियोज में यही तो फ़र्क था। अब ज़रा खुद ठंडे दिमाग से और दिल को सामने और दिमाग को सामने रखकर ठंडे दिलो दिमाग से आप सोचें कि मैंने क्या कहा, नो इफेक्ट क्यों नहीं लिया। मतलब क्विक एसिड्स का मतलब होता है करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री, यानी क्विक एसिड्स में इन्वेंट्री नहीं पड़ी। क्विक एसिड्स में इन्वेंट्री नहीं पड़ी लेकिन कैश तो पड़ा है। अब कैश बढ़ा लेकिन दूसरी तरफ इन्वेंट्री इधर नहीं पड़ी क्विक एसिड्स में, तो इसका मतलब न्यूमिरेटर बढ़ा है, न्यूमिरेटर बढ़ा है, न्यूमिरेटर बढ़ा है। तो रेशो को बढ़ा दो, रेशो को बढ़ा दो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब इनकलाब, इंक्रीज इंक्रीज। हाँ, तो अब एक्स्ट्रा क्लास में ऐसे ही पढ़ाया जा सकता है, वरना आपकी तरफ से ना इनकलाब उठ जाए। इनकलाब इनकलाब जी। सर यहाँ पे हमने इन्वेंट्री भी तो लेस की है ना, जो हमने सेल की है। इनकलाब इनकलाब। क्विक एसिड्स का मतलब होता है करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री, यानी इनमें इन्वेंट्री नहीं पड़ी लेकिन इनमें कैश पड़ा है। तो इस रेशो का जो आंसर होगा उसमें पहले ही इन्वेंट्री इधर है, क्विक एसिड्स में इन्वेंट्री नहीं है। अब इस स्टेप की वजह से आपका कैश कम होना है जो क्विक एसिड्स में पड़ा है, तो न्यूमिरेटर के अंदर कमी है। इनकलाब इनकलाब। नहीं समझ आ रही तुम्हें? क्योंकि एसिड तो बढ़ गया ना हमारे बेटा, तो एसिड बढ़ा है ना, तो यही कह रहा हूं, क्विक एसिड बढ़ा है तो न्यूमिरेटर बढ़ गया है तो रेशो बढ़ा लो। लेकिन दूसरी तरफ इन्वेंट्री कम हुई है पर वो इसमें नहीं ना पड़ी, वो किथे गया वो, एक मिनट, वो इधर तो पड़ी थी, दोनों चीजें पड़ी थी, इधर दोनों चीजें थी, यहां पर इन्वेंट्री नहीं है, सिर्फ कैश है। इनकलाब नहीं, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जी। ना करें फिर क्या, इन्वेंट्री तो फिर भी निकलती है ना, पर पीरियोडिक के अंदर वो गिनती एंड पे होती है, इन्वेंट्री तो फिर भी कम होनी है। आप परपेचुअली अज्यूम किया करें, जब चुप हो तो सही रहता है काम, पीरियोडिक ना किया करें, एंट्रीज वगैरह में भी, करेक्शन ऑफ एरर में भी इजी हो जाता है काम, ठीक है। लेकिन आप कर लें, आप पीरियोडिक अज्यूम करें तब भी इन्वेंट्री तो कम हो गई ना, कि आपके पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री बिकेगी और इन्वेंट्री नजर भी आ रही होगी। ऐसा जादुई सिस्टम है, ऐसे तो नहीं होता। वो क्या होता, क्या उसका असर एंड पे आता है कि हम क्लोजिंग स्टॉक की गिनती करते हैं, जो बचा होता है उसकी एंट्री करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल से क्रेडिट करके इन्वेंट्री में डेबिट। तो वो जितनी अमाउंट कम होती जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल उतनी बढ़ती जाती है, तो अल्टीमेटली एंड पे यही इंपैक्ट पड़ना है। तो इसलिए आसानी के लिए अज्यूम यही कर लो, मेरा मशवरा है। कहां से सवाल था? हाँ समझ आए बेटा, परचेज को तो करते हैं लेकिन सेल के वक्त क्या एंट्री करते हैं? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, इन्वेंट्री के जाने की एंट्री करते हैं, यही तो सिखाया था पीरियोडिक सिस्टम में, ये मसला है। लेकिन फिर एंड पे जाके कॉस्ट ऑफ सेल तो निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं? परचेज ओपनिंग ऐड करके कॉस्ट क्लोजिंग को गिनती करके उसकी कॉस्ट निकाल के एक ही दफा माइनस करते हैं और इकट्ठी कॉस्ट ऑफ सेल निकल आती है। तो अल्टीमेटली पहुंचना वहीं पे है। तो मैं कह रहा हूं कोई मसला नहीं ना, पीरियोडिक की बजाय परपेचुअल यूज कर लो, साथ साथ इस ट्रांजेक्शन का असर समझ भी आ जाएगा। पहुंचना इधर ही है, वहां पे भी आंसर तो डिफरेंट नहीं होता। क्या कॉस्ट ऑफ सेल डिफरेंट हो जाती है पीरियोडिक परपेचुअल से? फाइफो एफको से जरूर होती है क्योंकि वो वैल्यूएशन मेथड है, लेकिन ये अकाउंटिंग सिस्टम जो है परपेचुअल हो या पीरियोडिक हो, इससे आपके कॉस्ट ऑफ सेल पे, प्रॉफिट्स पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है ना। को साथ साथ रिकॉर्ड करते हैं परपेचुअल में और पीरियोडिक के अंदर एक ही दफा कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं एंड पे, ठीक है।
चलें आगे। इनकलाब नामंजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तक जिंदाबाद चल रहा है, जब तक तो आगे क्लास भी चल रही है जी। आगे बढ़ें जी, आगे बढ़ें जी। अब कौन सी रेशो है भाई? जीपी पे आ जाओ जी। लो जी 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 लो जी, हाँ जी। जीपी रेशो, सेल्स बढ़ रही है और कॉस्ट ऑफ सेल भी हाँ जी, सेल बढ़ी। जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या है? जीपी ओवर, अच्छा अब एक बात बताओ, जीपी और सेल क्या सेम होंगे? जीपी और सेल्स क्या सेम होंगे? वो उसने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कही है, ग्रॉस लॉस रेशो तो नहीं कही है। मेरे ख्याल में तो प्रॉफिट ही होगा। क्या ख्याल है? नहीं नहीं समझ आती, नहीं समझ आती। जीपी रेशो का मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल। तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट सेल से ज़्यादा हो सकता है? ग्रॉस प्रॉफिट सेल से ज़्यादा हो सकता है? आपने 100 की चीज़ खरीद कर 500 की बेच दी, 500 की बेच दी, तो क्या है जी ग्रॉस प्रॉफिट? फिर भी 400। आपने 0 की चीज़ खरीद कर 500 की बेच दी, आपको कहीं से मुफ्त आई थी, तो फिर भी मैक्सिमम तो उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन नॉर्मली क्या है, उसने जीपी रेशो कही है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट तो कम ही होता है। अब मामला क्या है? मामला कुछ इस तरह का है कि हमारी सेल्स भी बढ़ रही है। रेशो क्या है जी? जीपी रेशो क्या है जी? जीपी ओवर नेट सेल्स। अब ये सेल को भी बढ़ा रहा है, सेल के बढ़ने की वजह से न्यूमरेटर बढ़ रहा है। क्या ख्याल है? सेल के बढ़ने की वजह से न्यूमरेटर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और दूसरी तरफ इसकी वजह से, अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल भी तो बढ़ी है यार। अच्छा, अब ये अजीब सा मामला हो रहा है, मेरे ख्याल में इसको आजमा लेते हैं, इसको आजमा लेते हैं। क्या ख्याल है? आजमा लेते हैं, चेक कर लें, जहाँ फंस जाएं कोई बात नहीं। 100 रुपये की सेल थी, लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कुछ अज्यूम करना पड़ेगा जी। अज्यूम कर लें जी कुछ। ओपनिंग स्टॉक 5, परचेजेस 70 और क्लोजिंग स्टॉक 10। ऐसे ही कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना ही पड़ेगा ना जी। अब क्या करें अब? और क्लोजिंग स्टॉक ये बस आखिरी है, मतलब उसके बाद कुछ और करेंगे जी। चीच क्या होता है? चीच जी 75 में से 10 गए तो 65, और जीपी जी 35। तो मैं कह सकता हूं जी इस वक्त मेरी जीपी रेशो 35% है। अब इस पे असर लेना है हमने ये इस ट्रांजैक्शन का जो अभी अभी हुई, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? ये ट्रांजैक्शन कह रही है कि आपकी सेल 100 रुपये से बढ़ गई और कॉस्ट ऑफ सेल भी 100 रुपये से बढ़ गई, ठीक है ना जी। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर 100 रुपये से, ओ माय गॉड, थोड़ा कम कर लें, 10 कर लें, 10 रुपये वाली चीज़ 10 में बेच दी हैं, तो ये क्या हो गया जी? नहीं 50 तो करें, 50 वाली चीज़ 50 की बेच दी। बढ़ाओ जी, इसको 50 से बढ़ाओ, तो ये कितना हो गया? 150। ये डायरेक्ट ही इसको बढ़ा दो, कोई मसला नहीं। इसको भी 50 से बढ़ाओ और ये कितना हो गया? 115। अब मुझे बताओ जीपी कितना आया? ये क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा हुआ? बड़ी बात है, सेल भी बढ़ी और उधर कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ी, तो नेट में तो कोई असर जीपी पर नहीं पड़ा। जीपी तो रहा सेम, क्योंकि जितने की चीज़ बेची उतने की ही खरीदी थी, जितना सेल में ऐड हुआ उतना कॉस्ट में ऐड हुआ, तो जीपी इन अमाउंट तो जीपी सेम रहा, लेकिन बेचारे को मुसीबत क्या पड़ गई? सेल ऊपर बढ़ गई। क्या हुआ? तो ऐसे जब कोई मामला फंस जाए तो सिंपल सी ऐसी एग्जांपल लेनी है जैसे मैंने बोला,
बहुत सिंपल सी एग्जांपल, ये कोई डाटा अज्यूम कर लो यार, 100 रुपए की सेल अज्यूम करो और कुछ भी डाटा डाल दो, ठीक है। क्या समझ नहीं आया बेटा? आपने ये ब्लैक वाला समझ आ रहा है कि ये भी नहीं समझ आ रहा? बस छुट्टी देने लगा हूं, ये आखिरी वाली समझ के ये समझे जी, समझ आ रहा है ये? अब एक चीज जी हमारे पास इन्वेंट्री में 50 रुपए की पड़ी, 50 नहीं आप सर वो 100 लिखा था ना, हमें इसलिए समझ नहीं आ रही है, चलो वो भी कर देता हूं मैं, ये भी रोला मुकाओ। 100 की चीज थी, 100 की बेच दी, तो 100 सेल में बढ़ा, कितना हो गया 200, और 100 ही कॉस्ट ऑफ सेल में बढ़ गया, क्योंकि एंट्री क्या है, ये एंट्री हुई है कैश डेबिट सेल क्रेडिट, 100 रुपए से सेल बढ़ गई, बढ़ी, इधर देखो ना, उधर क्या, उधर कुछ लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है सेल 100 रुपए से बढ़ी और कॉस्ट ऑफ सेल भी 100 रुपए से बढ़ी, ये समझ आती है बात? सेल 100 रुपए से बढ़ी, कॉस्ट ऑफ सेल भी 100 रुपए से बढ़ी, ये मैंने अज्यूम की फिगर डाली थी, इसमें 100 मैंने इधर भी बढ़ा दिया, 100 इधर भी बढ़ा दिया। मुझे बताओ ये कहां पे आ गया 200, ये कहां पे आ गया 165, जीपी फिर भी कितना है? तो अमाउंट में देखें तो जीपी नहीं बदला, क्योंकि जितना सेल में ऐड किया उतना ही कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो गया, इसमें प्रॉफिट तो था नहीं, जितनी चीज पर कॉस्ट जितनी कॉस्ट पर थी उतने की बेची हमने, लेकिन मुसीबत क्या पड़ी, ऊपर सेल की फिगर तो बदल गई। अब जब जीपी पहले 35% आ रहा था, अब वो 35% नहीं हो सकता, असल में क्या हुआ है, हमारा न्यूमरेटर तो चेंज नहीं हुआ, ये डिनोमिनेटर बदल गया, और बदला भी कैसे, बढ़ा, क्या हुआ, बढ़ा, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, डिनोमिनेटर बढ़ गया, और डिनोमिनेटर के बढ़ने की वजह से रेशियो कम होती है, चेक कर लो, ये 35 है, ये कितने पे आ गए, ये 17 पे आ गए, 17 ही है, एम छाड़ नहीं देती जी, सही है बेटा, ठीक है ना। तो कभी जो ऐसा मसला हो, नहीं समझ आ रही डायरेक्ट, तो कोई मसला नहीं, छोटी सी एग्जांपल हो, 17 नंबर का सवाल है और लिखना सिर्फ क्या है, इंक्रीज डिक्रीज, तो जो मामला फंसे उसमें ऐसे कर लेना, ठीक है। अभी मैं रूल नहीं बना रहा, अब इस टाइम में तो रूल बनाया था, फिर चारों टायर होते हैं, इसलिए फिलहाल सिर्फ इसको पूरा करवाएं। ये क्या है जी, जीपी, अच्छा जीपी में इंक्रीज है, ओ सॉरी जीपी रेशो में क्या आया, डिक्रीज, सारा समझा आ गया एंड पे, और जीपी रेशो में डिक्रीज आया तो देखो नेट प्रॉफिट भी तो ऐसे ही होता है, नेट प्रॉफिट ओवर सेल। अब जीपी अपनी जगह कायम है तो नेट प्रॉफिट भी अपनी जगह कायम है, लेकिन सेल क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तो ये वाला असर तो सेम उसके ऊपर भी आ जाएगा जी, डिक्रीज। मेरे ख्याल से जल्दी से अगर ये दो कर देना आप तो बस, ये मतलब नहीं, ये नहीं, ये जो बात चल रही है ऑलरेडी, जो बता दिया, समझा दिया, 100 रुपए की सेल है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल इन्वेंट्री 100 रुपए की, वो बस वही, ठीक है। अगली रिटर्न ऑन एसेट पहले कर दें, क्योंकि ये एसेट नॉन करंट एसेट्स हैं, तो आप अभी कर लेंगे। ये सामने आपके, ये सामने आपके, ये है हमारी ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये सामने आपके। क्या चाहते हो, नमाज पढ़ते हैं जाके 4 बजे इंशाल्लाह, मोटरसाइकिल स्टार्ट रखो, ब्रम ब्रम। स्टूडेंट हैं, किसके बारे में बेटा, सेल तो वही सेम रहेगी ना, मैं आपको बाद में बता देता हूं, फिलहाल मैं ये दो करके छुट्टी दूं सबको जी। बेटा इधर देखो, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, पीबीआईटी ओवर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स पे इस ट्रांजैक्शन का क्या असर पड़ना है, और पीबीआईटी पे, और प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ा था, जीपी से, नेट प्रॉफिट से, पीबीआईटी से, सिर्फ सेल बदली, सिर्फ सेल बदली है, नीचे उतनी ही कॉस्ट ऑफ सेल बदल गई है, आगे कोई असर नहीं पड़ा, तो पीबीआईटी पे नो इफेक्ट, नॉन करंट एसेट्स पे नो इफेक्ट। करंट एसेट होता तो फिर सोचते, लेकिन सोचना क्या था, वहां पे भी नो इफेक्ट, 100 से बढ़ा 100 से कम हुआ, करंट एसेट्स की बात करें तो। खैर चलें, छोड़े, नो तो नो इफेक्ट भी होते हैं भाई, सर सारे अगर नो इफेक्ट लिखा है ना तो 2-3 तो सही हो ही जाएंगे। स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर
इन्वेंट्री में कोई चेंज है? इज है। इन्वेंट्री क्या हो रही है? कम। और कॉस्ट ऑफ सेल, oh my god, and the same amount is here. Now what to do? भाई देखो, कॉस्ट ऑफ सेल ट्राई करते हैं फिर। कुछ टाइम तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अच्छा, इसको ना मैं लिख रहा हूं लाल से डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज, ठीक है। लेकिन ये क्यों है अब ये कल इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, अगर टाइम बचा कैश फ्लो के सवाल में से, ठीक है। तो यूं समझ लें आज आपके पास कैश ये रेशोज की को याद करने का आखिरी दिन है। डिस्कशन के लिए इंशाल्लाह मैं करूंगा आपके साथ अभी अगला हफ्ता पूरा, लेकिन रेशोज आज के बाद याद करने का शायद टाइम ना मिले, इंटरप्रिटेशन याद करने का शायद संडे के अलावा टाइम ना मिले। एक सवाल कर कैश फ्लो का करना है हमने, टाइम से आइएगा, मैंने टाइम शुरू कर देना है। पहला सवाल है, 2 घंटे भी लग के पूरा हो जाए, अल्लाह करे, वो पहला सवाल है। उसके बाद फिर वही बुनियाद चलेगी, ठीक है। ये इंक्रीज वाले को हाईलाइट कर दें, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह होती है मुलाकात तो फिर इस इंक्रीज से बात, लाल वाले इंक्रीज से बात शुरू करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।